नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। कल यानी 10 फरवरी को निवेश के मेगा शो का आयोजन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। GIS समिट में ड्रोन शो का अद्भुत नजारा देखने को मिला था। कल इस समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार यानी कल करेंगी। उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में 34 सत्र आयोजित होंगे। आपको बता दें, पहले दिन ही जिले के 22 विभागों से 434 MOU पर साइन किए गए हैं। इसके जरिए प्रदेश में 13,621 करोड़ रुपए निवेश की अंतिम औपचारिकता पूरी की गई है। तो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो पहले दिन 434 MOU साइन हुए हैं। प्रियम पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, क्या कुछ अपडेट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? आज दूसरा दिन है, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आज शिरकत करने पहुंची है समिट में? बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वृंदावन जहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहाँ पे हूँ। और आज दूसरे दिन जो है, आज कई बड़ी हस्तियां जो हैं वो इसमें शामिल होने पहुंचेंगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मनसुख मांडविया हैं, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से भव्य स्तर पर तैयारियाँ जो है वो करी गई हैं। नए भारत का नया ग्रोथ इंजन जो है करके टाइटल जो है इसको दिया गया है। और पूरा अगर आप देखें तो अभी भी जो मेहमानों के आने का सिलसिला है वो जारी है। आज भी कई MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं, जिसमें जापान के कई कंपनियां हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करी है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन जो जापानी कंपनी है उसने 7200 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता जो है वो सरकार के साथ में किया है, जिसमें होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड जो कि है HMI यूपी, उसमें 30 होटल जो है वो यूपी में अपने बनाएगी। उसको लेकर आज इसमें MOU जो है वो साइन हुआ है। इसके अलावा जापान के जो प्रमुख शहर हैं वो 60 से अधिक होटल संचालित कर रहे हैं। उसके जो निदेशक हैं पब्लिक रिलेशन टाकामोटो योकोयामा, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पर्यटन की संभावनाओं को जमीन पर उतारने का जो प्रयास है उसमें होटल इंडस्ट्री की अहम भूमिका होती है। और वो कहीं ना कहीं जो ये कंपनी है वो यहाँ पर 30 होटल अलग अलग शहरों में, आगरा है, वाराणसी है, इस तरीके से 30 अलग अलग शहरों में वो अपने होटल्स को तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निवेश के चौखट पर इस समय उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। और लगातार जिस तरीके से जो प्रस्ताव मिले थे वो धरातल पर अब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार के साथ में MOU जो है इसमें साइन हो रहे हैं और उसके जरिए कहीं ना कहीं पूरा प्रयास है कि बड़े पैमाने पर निवेश की जो बात कही जा रही थी, जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जो है वो लाया जाएगा, वो अभी उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही हैं। लगातार जो डेलीगेट्स हैं दूसरे देशों के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूसरे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी भी अगर आप देखें, मेरे ठीक पीछे अगर आपको ने देखें तो अभी भी मेहमानों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, ये जो समिट है पिछले सारे सभी रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। पहले दिन इस समिट के जरिए 22 विभागों से 434 MOU साइन हुए हैं। तो ये जो MOU साइन हुए हैं, किन किन सेक्टरों पर फोकस किया गया है, किन किन सेक्टरों के लिए आज MOU साइन होने हैं? देखिए, जो सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो कुल 34 सेशंस होने हैं इस 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत और 18,000 के करीब MOU साइन होने। कल पहले दिन 400 से अधिक MOU जो थे वो साइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो सभी क्षेत्रों में निवेश की जो बातें हैं वो निकल के सामने आई हैं, चाहे वो IT का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, इसके अलावा सेमीकंडक्टर का क्षेत्र में हो, इन सभी जगहों पे, होटल इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर निवेशकों ने निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर इच्छा जताई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक निवेश का माहौल बना है उससे वो काफी प्रभावित हैं और उत्तर प्रदेश में आकर वो भी बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। अलग अलग जो कंपनियां हैं वो हमने देखा, आदित्य बिरला ग्रुप हो, चाहे फिर रिलायंस जियो हो, उन सभी ने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए जो है कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताई है। कल मुकेश अंबानी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए के निवेश अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश में करने की जो है वो बात कही। इसी तरीके से आदित्य बिरला ग्रुप है, उसने अपने कई प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर शुरू करने की बात कही है। इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने पर अपनी सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो निवेश के प्रस्ताव थे उनमें MOU जो है वो साइन हो रहे हैं। 32 लाख
91,000 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव हैं वो उत्तर प्रदेश को मिले हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर कह सकते हैं कि अब एक बड़े निवेश के चौखट पर इस समय राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश जो है वो खड़ा हुआ है और माना जा रहा है कि अगर इन निवेश को धरातल पर उतारा जाता है तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा जो है वो दोनों ही बदलती हुई जल्द ही यहाँ के लोगों को नजर आएगी। बिल्कुल, इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने की योगी सरकार की पूरी कोशिश है। अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों से अब तक कितना निवेश आ पाया है, कितने इन्वेस्टर्स विदेशों से यहां पर निवेश करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है? देखिए, बड़े पैमाने पर निवेश विदेश से भी आने की बात जो है वो सामने निकल कर आई है, लेकिन चूंकि अभी लगातार MOU जो है वो साइन हो रहे हैं तो इसलिए फैक्चुअल जो एक्चुअल फिगर है वो अभी सामने नहीं आई है। चूंकि अभी भी लगातार अगर आप देखें मेरे पीछे तो डेलीगेट्स के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार विदेशी मेहमान जो विदेशी निवेशक है वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार उनके अलग अलग विभागों के साथ में MOU जो है वो साइन हो रहे हैं। तो जो एक्चुअल फिगर है वो जरूर जो है वो देर शाम तक क्लियर हो पाएगी और जो फाइनल फिगर होगा वो कल जब इन्वेस्टर समिट का अंतिम दिन होगा और सभी सेशन पूरे होंगे उसके बाद निकल के सामने आएगी। लेकिन बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने को इच्छुक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, 16 विदेशी दौरे किए गए थे योगी सरकार की ओर से। योगी की टीम विदेशों में भी रोड शो किया था और कहीं ना कहीं योगी सरकार अपने लक्ष्य में यहाँ पर सफल होती साबित दिख रही है, क्योंकि जो उन्होंने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का यूपी में सपना देखा था वो इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उसको साकार करने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के जो लक्ष्य रखा गया है, जिस तरीके से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो उसमें यूपी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि 2027 तक पूरा करने की बात कही गई है। और उसमें ये इन्वेस्टर समिट काफी अहम भूमिका अपनी निभा सकती है और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर जो है ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने लखनऊ पहुंचकर इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। तकरीबन सभी केंद्रीय मंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कल अमित शाह भी पहुंचे थे, अब से कुछ देर में नितिन गडकरी पहुंचेंगे, मनसुख मांडविया पहुंचेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे। तो जितने भी आप बड़े चेहरों के नाम लेंगे वो सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। जितने भी बड़े उद्योगपतियों के आप नाम लेंगी वो यहाँ पर या तो पहुंच चुके हैं या फिर वो पहुंचेंगे। तो सभी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है उसमें शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद एक बड़ा परिवर्तन जो है वो आने वाले दिनों में अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर ये निवेश धरातल पर उतरता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो काफी बूस्ट होगी और उसका फायदा सरकार के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। बिल्कुल प्रियम, 3 दिन तक चलने वाले इस इन्वेस्टर समिट में 34 सेशन होने थे। आज कितने सेशन इस समिट के जरिए होने हैं? देखिए 34 सेशंस कुल होने हैं, इसमें अलग अलग रखे गए हैं, जिसमें अलग अलग विभागों के जो MOUs हैं वो साइन होंगे, जो डेलीगेट्स आएंगे उनको जो है वो इसमें आकर शामिल होंगे और वो अलग अलग MOUs जो है वो सरकार के साथ में शामिल करेंगे, साइन करेंगे और उसमें क्या वो निवेश कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को रखा जाएगा। सेशंस इसलिए अलग अलग किए गए ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चलती रहे, क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों को, देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको आना था। तो अलग अलग सेशन जो है वो रखे गए, जिसमें कल जो है वो कई सेशंस हुए, आज कई सेशंस का होना है और उसके बाद जो है बाकी बचे हुए जो सेशंस होंगे उनको कल जो है पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा कह सकते हैं कि कई सेशन जो हैं वो आज भी जो है 8 सेशन जो है वो होने हैं। इसमें अलग अलग जो सेशंस हैं वो पूरे किए जाएंगे और उसमें अलग अलग सेक्टर के जो उद्योगपति हैं वो पहुंचेंगे, अलग अलग विभागों के साथ में उनके MOUs जो है वो साइन होंगे। प्रियम, देश और विदेश के बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इस समिट में उनकी खास अहम भूमिका भी है। तो ऐसे में क्या कुछ खास उनके लिए इंतजाम योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं? उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं देखी गई हैं? देखिए मेहमानों को लेकर विशेष तौर पर व्यवस्थाएं करी गई हैं और पूरी लखनऊ को इस समय जो है कह सकते हैं जो सूरत है वो बदली हुई नजर आ रही है। दुल्हन के जैसे लखनऊ को सजाया गया है ताकि जो विदेशी डेलीगेट्स हैं, चाहे वो विदेशी हों या फिर जो अन्य राज्यों के जो डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनको उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की एक बदली हुई सूरत देखने को मिले। और इसीलिए अगर आप बात करें तो बड़े पैमाने पर जितने भी होटल्स हैं उनको बुक किया गया है। 2000 से अधिक जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो अन्य राज्यों से बुलाई गई हैं ताकि उन मेहमानों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा उनके खाने पीने को लेकर जहाँ के जो लोग आएंगे वहाँ के जो कल्चर हैं उनसे लखनऊ के अंदर भी उनको रूबरू कराया जाए। इन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो है वो लखनऊ के अंदर करी गई है और मेहमानों की सुविधाओं को लेकर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है।
बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस समिट को लेकर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता के पैसों की बर्बादी है और लोगों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है और निवेश के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार बताए कितना निवेश हुआ है, किन किन सेक्टर में निवेश हुआ है। तो विपक्ष की तरफ से भी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि ये सिर्फ दिखावा है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बात अभी नहीं, जब पहली इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था 2018 में योगी सरकार ने किया था, तो उसके बाद भी साफ तौर पर एक बड़े निवेश की जो है वो घोषणा करी गई थी कि उत्तर प्रदेश में बड़े जो एमओयूज हैं वो अन्य कंपनियों के साथ में साइन हुए हैं, लेकिन वो धरातल पर उस स्तर पर नहीं दिखाई दिए जिस स्तर पर एमओयू होने की बात कही गई। तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जितनी बड़ी सरकार की ये उपलब्धि है कि 32,91,000 करोड़ रुपए के निवेश जो है वो उसको मिले हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के, तो उनको धरातल पर उतारना उतना बड़ा ही चुनौती भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए रहने वाली है कि उनको धरातल पर उतारा जाए। और अगर उसमें वो सरकार कामयाब होती है तब ये एक बड़ा कहीं ना कहीं सरकार के लिए उपलब्धि रहेगी। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था उसमें भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट धरातल पर कहीं नजर नहीं आया जिस तरीके से उसको नजर आना चाहिए था। तकरीबन 8-9% ही इन्वेस्ट अभी तक हो पाया है, और जिसकी इस इन्वेस्टर समिट को भी पिछली वाली जो पहली थी उसको भी 4 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। उसके बाद 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई, लेकिन जो तस्वीरें थी वो उस तरीके से ही अभी भी देखने को मिल रही हैं जिस तरीके की इन्वेस्टर समिट के पहले की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। इस तरीके का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, इन निवेश को धरातल पर उतारना सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस अपडेट के लिए आपका। तो अगली बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कन्नौज से समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। कन्नौज में समाधान दिवस का आयोजन किया गया थाने में, जहां पर एसडीएम और सीओ ने लोगों की समस्याएं सुनी। कई फरियादियों की समस्याओं को निपटाने के लिए टीम भेजी गई है और एसडीएम ने कहा है जो भी लोग वहां पर आए थे सभी की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान कराया जाएगा। कुछ की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया, वहीं कुछ समस्याओं के लिए टीम भेजी गई उन इलाकों में जहां पर लोगों को समस्याएं थी। तो कन्नौज में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर एसडीएम और सीओ ने लोगों की समस्याएं सुनी। दूर दूर से यहां पर फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। एसडीएम और सीओ ने सभी की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए उन लोगों को आश्वासन दिया। तो बस्ती से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसपी ने थानेदारों का यहां पर फेरबदल किया है। एसएचओ परशुरामपुर परमाशंकर हटाए गए हैं। एसएचओ कप्तानगंज सतेंद्र कुंवर भी हटाए गए हैं। बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी ने थानेदारों में फेरबदल किया है। पुरानी बस्ती प्रदीप सिंह को हटाकर मीडिया सेल भेजा गया है। प्रभारी एसओजी रोहित उपाध्याय बनाए गए हैं एसओ कप्तानगंज। जी हां, प्रभारी एसओजी रोहित उपाध्याय को कप्तानगंज का एसओ बनाया गया है। वहीं पुरानी बस्ती प्रदीप सिंह हटाकर मीडिया सेल भेजे गए हैं। इसके अलावा एसएचओ कप्तानगंज सतेंद्र कुंवर भी हटाए गए हैं। एसएचओ परशुरामपुर परमाशंकर भी हटाए गए हैं और उनकी जगह प्रभारी एसओजी रोहित उपाध्याय एसओ कप्तानगंज बनाए गए हैं। तो बस्ती से अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर एसपी ने थानों में फेरबदल किया है। थानेदारों का फेरबदल किया गया है। एसपी द्वारा एसएचओ परशुरामपुर परमाशंकर हटाए गए हैं। साथ ही एसएचओ कप्तानगंज सतेंद्र कुंवर भी हटाए गए हैं। कप्तानगंज के एसओ अब रोहित उपाध्याय को बनाया गया है। रोहित उपाध्याय प्रभारी एसओजी थे, अब उनको कप्तानगंज का एसओ बनाया गया है। तो बड़ी अपडेट बस्ती से आपको दे रहे हैं, जहां पर एसपी ने थानेदारों का फेरबदल किया है। एसएचओ परमापुर शंकर हटाए गए हैं। एसएचओ कप्तानगंज सतेंद्र कुंवर को भी हटाया गया है।
वहीं जमीयत उलेमा हिंद का महाअधिवेशन राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा है। आज सम्मेलन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन महाअधिवेशन में बोलते हुए जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने कहा, ये 130 करोड़ आबादी का मुल्क है। यहाँ बेशुमार भाषाएं, खान पान के तरीके, सोचने के अंदाज अलग होने के बाद भी सब एक हैं। उन्होंने आगे कहा, वीडियो में देख रहा था, उसमें कोई कह रहा था कि अब तो अपना हिस्सा ले लिया, उसके बाद ये भी सभी लोग यहां मूंग डल रहे हैं। मदनी ने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि ना बुलाए आपके आए हैं, ना निकाले आपके जाएंगे। तो जमीयत उलेमाए हिंद का महाअधिवेशन जारी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का ये महाअधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जहां पर महमूद मदनी भी शामिल हुए और महमूद मदनी ने यहां पर एक विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ना आपके बुलाने से आए हैं और ना ही आपके बुलाने से, ना ही आपके निकालने से हम निकाले जाएंगे। तो महमूद मदनी का ये विवादित बयान जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में सुनने को मिला है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का महाअधिवेशन जारी है। आज इस अधिवेशन का दूसरा दिन है और इस अधिवेशन में आज महमूद मदनी भी शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि वो एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि अपना हिस्सा ले लिया है और अब उन्होंने ये कहा और एक तरह से लोगों को संबोधित करते हुए कहा है अपने धर्म के कि ना आपके बुलाने से आए हैं और ना ही आपके निकाले से निकाले जाएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में एक लावारिस शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव गंग नहर पटरी के पास से बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक शव के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक लावारिस शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को यह शव गंग नहर पटरी के पास से बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को जांच के लिए भेजा है और पुलिस का कहना है कि शव के शरीर पर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में करेगी। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस को एक लावारिस शव बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक शव के शरीर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों की मौत से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है हदगांव कस्बे की ओर जाते समय यह हादसा हुआ। परिजनों का इस हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हदगांव थाना क्षेत्र कस्बे के छिवल्हा रोड की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद से खाटू श्याम तक नई ट्रेन चलाने की संसद में मांग की है। इस मांग से जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो फर्रुखाबाद से खाटू श्याम तक ट्रेन चलाई जाने की मांग की गई है बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत द्वारा। उनका कहना है कि इससे खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, इसीलिए उन्होंने फर्रुखाबाद से खाटू श्याम तक ट्रेन चलाए जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने ये मांग की है कि यात्रियों को इससे सहूलियत मिलेगी, बड़ी सहूलियत मिलेगी। फर्रुखाबाद से खाटू श्याम के लिए ट्रेन चलाई जाए।
वहीं अमरोहा में तेज रफ्तार बाइक का टायर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 साल के मासूम की खंबे से टकराकर मौके पर मौत हो गई। तो बड़ा सड़क हादसा सामने आया है अमरोहा से। यहां पर तेज रफ्तार बाइक का टायर फट गया अचानक और इस हादसे में 3 साल के मासूम की खंबे से टकराकर मौके पर मौत हो गई। 3 बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं इस हादसे में। संभल से आदमपुर जा रहे थे बाइक सवार, जहां पर अचानक तेज रफ्तार होने के कारण बाइक का टायर फट गया और हादसे में एक 3 साल की मासूम, उसकी जान चली गई। मासूम का जो सर है वो खंबे से टकरा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची सूचना के बाद और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा के आदमपुर क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में 3 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है बाइक की रफ्तार तेज थी और तेज रफ्तार होने के चलते अचानक बाइक का टायर फट गया, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा गिरी और बाइक पर जो 3 साल का मासूम था वो खंबे से टकरा गया, जिसके बाद मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। वहीं सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप है। वहीं गोली मारकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सीतापुर की यह घटना है, जहां पर युवक को गोली मारकर फरार हो गए हैं आरोपी। जमीनी विवाद का ये मामला बताया जा रहा है और इस विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस वारदात के बाद सभी जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर युवक को गोली मार दी गई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं युवक को गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो सीतापुर की यह तस्वीरें थी, जहां पर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई। मामला ये जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और देखते इस विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। जौनपुर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों के ऊपर पहले से 17 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और लूट की बाइक भी बरामद की है। तो जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने के बाद घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इन पर दबिश देने के लिए मौके पर पहुंची, जहां पर इन बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाशों को लगी। 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। इन बदमाशों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। अधीक्षक जनपद जौनपुर महोदय के कुशल नेतृत्व में जनपद जौनपुर में थाना प्रभारी रामपुर, थाना प्रभारी बक्सा, स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा लूट एवं अपहरण करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना पर कॉम्बिंग की जा रही थी। इसी क्रम में बीती रात में थाना रामपुर क्षेत्र में कुटिगांव नहर पुलिया के पास संदिग्ध अवस्था में आते हुए बाइक सवार 2 अभियुक्तों को चेक करने के लिए जब रोका गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें थाना प्रभारी रामपुर के बीपी जैकेट पर गोली लगी और थाना प्रभारी बक्सा
तो इसी बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नागपुर टेस्ट में भारत की जीत हुई है। एक पारी 132 रनों से भारत को जीत हासिल हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नागपुर टेस्ट मैच में भारत को एक बड़ी जीत मिली है। एक पारी और 132 रनों से भारत ने यह जीत हासिल की। अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, जडेजा और शमी ने 22 विकेट लिए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नागपुर टेस्ट मैच में भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। अश्विन ने यहां सबसे ज्यादा विकेट लिए। अश्विन ने 5 विकेट लिए हैं, वहीं जडेजा और शमी ने 22 विकेट लिए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, नागपुर टेस्ट में भारत को जीत हासिल हुई है। अश्विन ने बताया जा रहा है यहां पर सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं अश्विन ने। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये भारत के लिए आज बेहद खास दिन हुआ और भारत ने जिस तरह से नागपुर टेस्ट को अपने कब्जे में किया है वो बेहद दिलचस्प बात इसमें ये रही है। पूजा, मैं आपको बता दूं कि दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट तो झटके, लेकिन इसके साथ साथ अगर भारत की जीत का जिक्र किया जाए तो कंगारुओं पर यह जीत एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि ये पहली बार एक ऐसा मौका है जब भारत ने पारी और 132 रनों से जो है ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया और कंगारुओं की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह भरभराते हुए दिखाई दी। अगर हम बात करें अश्विन की, तो अश्विन ने दूसरी पारी में जो कमाल करके दिखाया वो बेहद शानदार था, क्योंकि वैसे भी माना जा रहा था कि भारत इस पूरे मुकाबले में लीड हासिल करता हुआ दिखाई देगा। पहले दिन से ही जो भारतीय बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस हो या फिर विकेट चटकाने के मामले में जडेजा की बात करें या अश्विन की बात करें, जिस तरह से वो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि आने वाली जो टेस्ट सीरीज में और भी कंगारुओं के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है। नागपुर टेस्ट में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने कमाल करके दिखाया है, उससे ये बात साफ है कि ये जो टीम है वो अपने आप में कितनी मजबूती के साथ इस टीम ने अपने आप को खड़ा किया है कि 3 दिन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 3 दिनों में मात देना और ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में मात देना दोनों अलग अलग बातें हैं। और फिरकी पर जिस तरह से कंगारू नाचते हुए दिखाई दिए, उससे ये बात साफ है कि आने वाला वक्त जो है कंगारुओं के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन अश्विन फॉर्म में है। अगर जडेजा की बात करें तो पहली पारी में जडेजा ने 5 विकेट छटके थे, 7 रन बनाए, लेकिन जडेजा को हम इस बार भी अगर हम देखें तो दूसरी पारी में 34 रन देकर 2 विकेट चटके, यानी कि अगर जीत के हीरो के तौर पर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा खुले तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन रोहित शर्मा की बात करें तो पहली पारी में 120 नागपुर टेस्ट मैच में ये भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। आगे भी भारत इसी तरह जीत हासिल करता रहे, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।